अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक बेसिक बातें की थी जो आज हमने दोबारा से देखनी है। और आज हमने ना फॉर्मली एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आगाज करना है, ठीक है जी। यानी आज से हम जो है वो चीजें पढ़ेंगे। सर, मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये ऐसे एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ठीक है। जब 1 साल से ज्यादा लाइफ होती है तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सर अगर इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने पर आपने कोई खर्चा किया है तो सर उसको एक्सपेंस कब बनाए। तो हमारा एसेट है। एसेट क्या है जी? वो खर्चा जिसका अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया, और वो खर्चा जिसका हम बेनिफिट ले लें वो क्या बन जाता है? वो एक्सपेंस बन जाता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि अज्यूम करें मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है जी। और गाड़ी हमने से मिसाल के तौर पर खरीदी है 1,000 रुपए की, ठीक है जी। इसकी कॉस्ट है। जब हम गाड़ी लेते हैं, हमने बचपन में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के जो है वो कोर्स में इसकी एंट्री बनाना सीखी थी कि जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, तो मैं अपने पास एंट्री पास करता हूँ उसे कार्ड डेबिट कितने से? 1,000 रुपए से। और कैश क्रेडिट कितने से जी? 1,000 रुपए से। डन। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ कि ये मेरे पास एक एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है, ऐसा? ये चश्मे वाला भाई जो हमारा बिल्कुल नीचे बराबर वाले बंदे की जो है ना वो चप्पलें देख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा ये बड़ा हमारा जो है ना वो मसला है, इस चीज को ना दूर करना है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये तार नजर आ रही होगी, ये तार को देखते 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 कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। अल्लाह के वास्ते अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करना। बहुत सारे आगे वाले की गुद्दी देख रहे होते हैं, ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब हम पढ़ रहे होंगे तो के दौर में ना कम से कम ऐसी ऐसी फनकारियां नहीं होती थी जो अभी हो रही है। खैर सर, बताएं सर, हमने कार्ड डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। ये गाड़ी ले ली हमने, इस गाड़ी को हम चलाएंगे। इस गाड़ी की अज्यूम करें लाइफ कितनी है जी? इस गाड़ी की लाइफ अज्यूम कर लेते हैं 5 साल है, ठीक है जी। तो मुझे बताएं सर, मेरे पास ये गाड़ी जब यूज होगी तो हम कहेंगे हमने इस गाड़ी में से इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिए, एंजॉय करना शुरू कर दिए, कंज्यूम करना शुरू कर दिए। डन। तो मुझे बताएं जब मैं इस गाड़ी को यूज करूंगा पहले साल, तो सर मेरे पास इस गाड़ी के कितने बेनिफिट्स मैं यूटिलाइज कर लूंगा? 200 रुपए के बेनिफिट यूटिलाइज करने का मतलब मैं चला लूंगा इसको। चलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर इसके अगेंस्ट? कैश मिलेगा। जब चलाऊंगा तो मैं फेयर जमा करूंगा, क्योंकि मैं ओवर में चला रहा हूँ, करो उसको, मुझे बेनिफिट होगा। तो सर मैं 200 रुपए की कार कंज्यूम कर चुका हूँ जब मैं पहले साल उसको यूज करूंगा। तो बताओ इस खर्चे को अब मैं एक्सपेंस कह सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ मैंने 1,000 की गाड़ी खरीदी, उसमें से 200 रुपए अब कंज्यूम हो गए? अब बताओ जब कंज्यूम हो गए तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कब? ईयर 1 पे। ईयर 1 का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? पहले साल का एंड, ठीक है जी। सर कितने का डेप्रिसिएशन? 200 रुपए का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 1,000 नाम है, जो लिखना है लिख देना। अब बताओ सर मेरी कार की मेरी बुक्स में क्या वैल्यू रह गई? 800 रुपए रह गई। सर मैंने इसको एक और साल चलाया, मजीद डेप्रिसिएशन आया सर, कितने का जी? 200 रुपए का। मेरे बच्चों मेरे पास अब इस एसेट की क्या वैल्यू बुक्स में रह गई? इस एसेट की क्या वैल्यू हमारी बुक्स में रह गई सर? 600 रुपए। इसका कैरिंग अमाउंट रह गया 600। कैरिंग अमाउंट का मतलब अब इस एसेट में मजीद कितनी जान बाकी है, इस एसेट में मजीद इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने बाकी हैं? 600 रुपए के। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस एसेट से तुम फ्यूचर में कितने रुपए के बेनिफिट्स ले पाओगे? सर 600 रुपए के बेनिफिट्स ले पाऊंगा। 2 साल हो चुके हैं, 3 साल इसकी लाइफ बाकी है। सर मुझे ये पता चलता है कि इस एसेट की मार्केट में वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू। इस एसेट को अगर आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं, ये बिकेगा 500 रुपए में। कितने में? 500। अच्छा, मेरी बुक्स में कितने पे आ रहा है? 600 रुपए पे आ रहा है। सर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपकी बुक्स में कोई भी एसेट मौजूद है ना, तो उतने बेनिफिट्स आप उससे एक्सपेक्ट करो। अगर उतने बेनिफिट्स आपको मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका एसेट क्या है? बचपन में एक चीज पढ़ी थी ना, इन्वेंट्री। सर मैंने एक अंडा खरीदा 10 रुपए का, खरीद लिया, ये अंडे की क्या है? कॉस्ट है। थोड़े टाइम बाद सर मुर्गियों में बीमारी निकल आई, अंडे की कीमत मार्केट में गिर गई।
अब मैं ये अंडा मार्केट में बेचने जा रहा हूं, कितने का बिक रहा है? 6 रुपए का। मैंने बेचा नहीं, सुन के आ गया कि 6 रुपए का बिक रहा है। ये खरीदा कितने का आपने? क्या अपने इस एसेट को 10 रुपए पे रिकॉर्ड करना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवर स्टेटमेंट नजर आएगी। 10 रुपए तो मिलना ही नहीं है, इससे मिलने कितने मैक्सिमम। तो हमें इस अंडे को क्या करना चाहिए? नीचे ले आना चाहिए। ये पढ़ा था आपने इन्वेंट्री के लिए, ठीक है जी। सर पीपी के लिए मामला इतना सीधा नहीं है। हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी एनआरवी पे लेकर आते हैं, लेकिन उसकी एनआरवी डिफरेंट तरीके से डिटरमिन होती है। अब बताओ, अगर मैं इस एसेट को मार्केट में बेचने जाऊं, कितने का बिकेगा? 500 का बिकेगा। सर इसको बेचने पे मुझे कमीशन पे करना पड़ेगा, जिसको मैं कॉस्ट टू सेल कहता हूं। सर कॉस्ट टू सेल अज्यूम करें इसमें 50 रुपए का। कॉस्ट टू सेल क्या होता है? आप कोई भी एसेट बेचने जाए ना आज, तो ब्रोकर आपसे उस पर क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है। मिसाल के तौर पर सर हमने एक घर खरीदना था और एक घर बेचना था। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जब हमने बेचना था तो हमने जितने का बेचा उसका 1% क्या दे दिया हमने उसको? कमीशन दे दिया। सर अज्यूम करें ये एसेट मुझे एक बंदा बिकवा के दे रहा है और वो कहना क्या रहे यार मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा, इस पे कमीशन चार्ज करूंगा। कितने का? 50 रुपए का। अब बताएं सर अगर मैं इस एसेट को बेच दूं, मैंने बेचा नहीं अभी तक, कितने पैसे मिलेंगे? 450। 450 को हम क्या नाम देते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू। अब बताओ अगर मैं इस एसेट को आज ले जाके मार्केट में ब्रोकर के हवाले कर दूं, बेच के आ जाऊं, मुझे नेट कितने पैसे मिलेंगे? 450। मेरी बुक्स में एसेट कितने पे आ रहा है? 600 रुपए पे। अगर ये इन्वेंट्री होती ना तो मैं इसको अभी के अभी जो है वो एनआरवी पे ले आता है। इन्वेंट्री की एनआरवी उसकी मार्केट वैल्यू होती, ठीक है जी। लेकिन सर ये इन्वेंट्री तो नहीं है, पीपी तो हमने बेचने के लिए नहीं लिया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये गाड़ी हमने बेचने के लिए नहीं ली है। किसके लिए ली है? इस्तेमाल के लिए ली है। इस्तेमाल करेंगे तो कितने साल चलेगी? 3 साल चलेगी। 2 साल तो चल चुकी है ना। मजीद इस्तेमाल करेंगे तो कितने साल चलेगी? 3 साल चलेगी। तो हमने अपने अकाउंटेंट को बुलवाया, हमने कहा यार तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस एसेट को हम 3 साल मजीद इस्तेमाल करें तो तुम्हें क्या लगता है कि इससे कितने पैसे निकल सकते हैं? उसने कहा सर अगर आप इसको ले जाके चलाते रहें रोडों पे तो आपको इस पर्टिकुलर एसेट से अगले 3 सालों में जो प्रॉफिट होगा, जो कैश आपको मिलेगा, ठीक है जी, वो कहलाता है वैल्यू इन यूज। वो आपको मिलेगा सर 480 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सर मार्केट में इससे चीप ऑप्शंस आ चुके हैं। आप जो गाड़ी चलाते हैं इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, इसमें पेट्रोल बहुत कंज्यूम होता है, तो आप कमाएंगे तो सही लेकिन आपका खर्चा इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपकी जेब में नेट कितने पैसे बचेंगे? 480। चलाऊं तो कितने मिले, बेचूं तो कितने मिले? तो मुझे बताएं प्रूडेंट आदमी इसको चलाएगा या बेचेगा? सर ये प्रूडेंट आदमी कौन होता है? देखो जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, आप सीए का कोई भी कोर्स पढ़ोगे ना, तो ये कोर्स डिफाइन हुआ है प्रूडेंट इंसान के हिसाब से, यानी एक ऐसा इंसान जो अपने फायदे में चीजें सोचता है, ठीक है जी। एक इंसान जो अपने फायदे में चीजें सोचता है। साल के तौर पर आपके एक पान का खोखा है, सिगरेट विगरेट बेचते हो आप, एक सिगरेट का पैकेट आपने अगर 500 रुपए का लिया तो कितने का बेचोगे? 500 से ऊपर का बेचोगे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। अब एक शख्स आ जाता है और कहता है जी सिगरेट आपने कहा आपके लिए फ्री, तो ये प्रूडेंट आदमी नहीं है। ये प्रूडेंट आदमी नहीं है। प्रूडेंट आदमी हमेशा क्या करेगा? अकल की बात करेगा, सर मुनाफे की बात करेगा, अपने लिए सोचेगा, सेल्फिश होगा। तो मुझे बताएं प्रूडेंट आदमी इसको चलाएगा या बेचेगा? चलाएगा। क्यों? 480 रुपए मिल रहे हैं सर, 450 रुपए कम है, 480 ज्यादा है। तो एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अकल दी है और वो सर मुंह से रोटी खाता है, वो 480 रुपए पे जाएगा। तो मुझे बताएं इसमें मैक्सिमम अमाउंट चला के या बेच के कितना रिकवर हो रहा है? ये कहलाता है रिकवरेबल अमाउंट। कितना है जी? 400। अब बताएं 480 चला के भी नहीं मिल रहे हैं, पूरे 600 रुपए तो नहीं मिल रहे ना मुझे, कितने मिल रहे हैं? 400। तो मुझे नजर आ रहा है साफ साफ मेरे बच्चों, मेरा एसेट क्या हो चुका है? इंपेयर हो चुका है। कितने से? अब अगर मैं अपनी बुक्स में 600 रुपए पे एसेट दिखाऊंगा तो मेरी बुक्स, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत पिक्चर शो कर रहे हो। जाती होगी ये सर कि अगर मैं किसी को कहूं कि मेरे पास 600 रुपए का एसेट मौजूद है, मैं इससे 600 रुपए नहीं निकाल सकता, ना बेच के ना चला के। तो सर मुझे एसेट को क्या कर देना चाहिए? इंपेयर कर देना चाहिए। अब बताओ सर इंपेयरमेंट का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का एसेट को इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करने की वजह से उसके वैल्यू में जो डिक्लाइन आ रहा है वो डेप्रिसिएशन है। और बगैर इस्तेमाल किए
वैल्यू में जो डिक्लाइन आ रहा है वो इम्पेयरमेंट है। ऐसा ये हो सकता है ना सर, हमने लास्ट क्लास में ये चीजें यहाँ तक सीधी सीधी कवर कर ली थी। ऐसा अब मेरे बच्चों को और तो सुनना, ये किसी ने कॉपी तो नहीं करना ना, क्योंकि लास्ट क्लास में देख चुके हैं, किसी की पहली क्लास है तो वो देख सकता है उसको सर। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे शेयर कर लेता हूँ सर इस पे। सर आ रहा है बेटा आगे, ये चैप्टर खत्म होगा ना तो इन्फ्लेशन, डिस्काउंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके होंगे। सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब चाहिए, ये खुद करना तुम लोगों को। जी, plant 1 is impaired but plant 2 is not impaired, ऐसा चेक करें। तो पहले प्लांट 1 को देखते हैं। प्लांट 1 में सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितने की है? 6.5 लाख। अब हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि 6.5 लाख किसी ना किसी तरीके से रिकवर हो जाए। अगर मैं ले जाके इसको मार्केट में बेचूं तो फेयर वैल्यू कितनी मिल रही है? 6,60,000। वेरी गुड सर, लेकिन ये 6,60,000 पूरी पूरे हमारे जेब में नहीं आएंगे सर। क्या करना पड़ेगा हमें? कॉस्ट टू सेल कितना? 5%। कितना जी? 5% ऑफ दिस अमाउंट 30। सर मेरे पास कितना रह जाएगा? 627। सर दिस इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर फिर मेरे पास वैल्यू न्यूज की भी कोई कैलकुलेशन हुई है? जैसे सर अमाउंट दी हुई है डायरेक्ट, कितने? 6,30,000। बताएं सर इसमें से हायर कौन सा? सर 6,30,000। इसका मतलब है इन दो वैल्यूज किसी प्रूडेंट बंदे को आप ऑफर करेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा? हायर अमाउंट पिक करेगा। तो मुझे बताएं सर मेरे पास ये एसेट इम्पेयर्ड है कितने से? 20,000 से, क्योंकि मैं कैरिंग अमाउंट रिकवर करते हुए नजर नहीं आ रहा। ये हो गया सर मेरे पास कौन सा? प्लांट 1। अब इसी तरह मेरे बच्चों में बराबर में प्लांट 2 को लेके चल रहा हूँ। 20,000 इम्पेयर्ड है ना, 6.5 लाख का एसेट है, हम इससे मैक्सिमम कितना रिकवर कर पा रहे हैं? 36। इसका मतलब है 20,000 रुपए की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो 20,000 रुपए क्या हो जाएगी? इम्पेयरमेंट की अमाउंट हो जाएगी। ठीक है जी, प्लांट 2 सर। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे प्लांट 2 का बताओ, मेरे पास प्लांट 2 की कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? 980,000, 80,500। फिर मेरे बच्चों मेरे पास सर फेयर वैल्यू है 1080,000, 1.08 मिलियन। सर इस फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल में माइनस कर रहा हूं, 4% निकालो सर। 4% कितना? 200। सर कितना बचता है ये? 10,800। ये आ गया सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कितना जी? इसके बाद सर मेरे पास सर वैल्यू न्यूज 6,80,950। सर बेचना ज्यादा बेहतर है, लेकिन सर अगर मैं कुछ भी कर लूं तो सर मेरे कैरिंग अमाउंट से ज्यादा अमाउंट आ रही है अगर मैं बेचूं उसको, तो क्या मैं कंक्लूड कर दूं कि मेरा एसेट इम्पेयर्ड नहीं है? हाँ सर, आप कंक्लूड कर दें एसेट इम्पेयर्ड है। क्या इसको बेचना जरूरी है? सर चलाना चाहे चलाए, मसला नहीं है, लेकिन वो ये कंक्लूड कर रहा है कि मेरा ये एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत है नहीं, कोई गेन बुक करने की जरूरत है नहीं। ऐसा ये बेसिक कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी, पक्का? अच्छा जी, हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं दोस्त, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो। इस न्यू लेक्चर होंगे बेटा, कोर्स कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा यार, ICAP ने बड़ी जबरदस्त कल किताब जो है ना वो FAR 1 की वो की है, और उसमें काफी सारा मटेरियल भर दिया है।
लेकिन काफी सारा मटेरियल जिस तरीके से भरा है ना, इससे ये अंदाजा होता है कि एग्जामिनर अब ये भी चाहता है कि तुम थ्योरेटिकली भी चीजें देख के आओ, ठीक है ना। उसने किताब में स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस जगह जगह दिए। तो अब लास्ट अटेम्प्ट के लेक्चर्स बेकार हो गए, ठीक है जी। अब आपको हर टॉपिक के साथ डिटेल में थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि कल मैंने किताब देखी तो अच्छी किताब बनाई है। व्हाट टू राइट इन कंक्लूजन इफ देयर इज नो इम्पेयरमेंट, ठीक दो, एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, ठीक है जी, खत्म। सर थ्योरी इंक्लूड हुई है, बिल्कुल, सिर्फ थ्योरी इंक्लूड नहीं हुई है। जैसे देखो FAR 2 की किताब, एक टीचर हुआ करते थे मुल्तान में, उनका नाम था काशिफ अदील। उस बंदे ने अच्छी अच्छी चीजें, मतलब किताब अच्छी ड्राफ्ट की। आई डोंट नो पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है सर, लेकिन उसने किताब और नोट्स अच्छे बनाए हुए थे। उसकी वेबसाइट पे नोट्स भी पड़े हुए थे। उसको शायद ICAP ने जो है वो साल पहले हायर किया था, और उस बंदे ने जो है वो ICAP की किताबें बनाई और बहुत अच्छी किताब बनाई, ठीक है जी। मैं बड़ा क्रिटिकल होता हूँ किताब के मामले में, मुझे क्वालिटी हल्की नजर आती है, मैं कभी तारीफ नहीं करता, लेकिन ICAP के FAR 1 की बहुत अच्छी किताब है। और आप लोगों ने वो किताब अपने पास रखनी है, सामने रखनी, भले सॉफ्ट कॉपी में रखो, लेकिन रखो जरूर अपने पास, ठीक है जी। उसको देखो जरूर। जी जनाब, बिल्कुल जी। चले जी, एक स्टेप आगे जाए हम दोस्त। अच्छा, अब एक चीज सुनो सुनो सुनो, मैं बड़ी बेसिक सी एक बात कर रहा हूं सर। हम एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, वैल्यू इन यूज की। सर लास्ट 4 अटेम्प्ट्स में जो इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ है ना, चारों दफा 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, इतने का इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ है। और जितने भी सवाल आए उनमें से 80% मार्क्स सिर्फ वैल्यू न्यूज के थे। यानी अगर किसी बंदे को इम्पेयरमेंट में वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करना नहीं आती तो इम्पेयरमेंट का चैप्टर ही नहीं पढ़ा सकते। यानी इम्पेयरमेंट के अंदर 80% कंटेंट किस चीज का है? वैल्यू न्यूज का, ठीक है जी। तो आपने वैल्यू न्यूज को कैलकुलेट करते हुए बड़ा तरीके और तमीज से देखना है, ठीक है। वैल्यू न्यूज है क्या? एसेट को इस्तेमाल करके हमें कितने पैसे मिलेंगे, यही है ना। तो इसका मतलब हमने अंदाजे लगाने हैं। क्या करने? एस्टिमेट करना है, अंदाजा लगाना है, ऐसा। अब अंदाजा कैसे लगाते हैं? ये पूरा चैप्टर, ये जो पूरा वैल्यू न्यूज का हिसाब किताब है, ये अगली 4 क्लासेस हमारी वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन पे जाएंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक एसेट है, या एसेट को छोड़ो, मुझे बताएं सर, खास तौर पे इस पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, आज आटे की बोरी 1000 रुपए की है। आज पता नहीं है या नहीं है, मुझे बताएं आपको क्या लगता है 1 साल बाद ये कितने की होगी? हाँ, लग ऐसे ही रहा है, लग ऐसे ही रहा है, ठीक है जी। शबाज स्पीड स्पीड में जा रहा है बहुत, है तो लग ऐसे ही रहा है कि भाई अगले साल ये शायद 2000 की हो जाए, ऐसे ही है। चलो मिसाल देते हैं जी, अगले साल 1100 रुपए की हो जाएगी, मिसाल दे रहा हूं। इसका मतलब ये कि सर पैसे की वैल्यू इरोड होती जा रही है, पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। 1000 रुपए में जहां एक थैला आता था, आज 1 साल बाद एक थैला नहीं आएगा 1000 में। 1000 रुपए की नोट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात समझ आती है? तो इसका मतलब है सर 1 रुपया अगर मैं आपसे कहूं आज ले लो, या 1 रुपया 1 साल के बाद ले लो, दोनों रुपयों की वैल्यू में फर्क है। आपको मैं कहूं जी 1 लाख रुपए आज ले लो, या 1 लाख रुपए 5 साल बाद ले लेना, सीधी सी बात है सर, 5 साल बाद जो मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, आज जितनी चीजें 1 लाख रुपए से परचेज की जा सकती हैं, 5 साल बाद शायद 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में उसको हाथ लगाने की इजाजत हो खाली, ठीक है जी। फील कर लो कि ये चीज हुआ करती थी पहले। तो सर इसका मतलब है सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी पैसे की वैल्यू टाइम की वजह से क्या होती जा रही है? एरोड होती जा रही है। अब अच्छे तरीके से एक चीज सुनना, सुनो। उसी कार की एग्जांपल लेते हैं जो हम ऊपर देख रहे थे। कार की कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 600 रुपए। 2 साल गुजर चुके थे ना, 600 रुपए वैल्यू थी। कितने साल चलना है इससे? 3 साल चलना है। और तो सुनना, 3 साल चलना है, और हम इसको कार को कहां चलाएंगे? ये उबर करीम में चलाएंगे। उबर करीम में चलाएंगे हम इसको। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि बताओ अगले 3 सालों में ये गाड़ी आपको कितना कैश जनरेट करके दे सकती है? तो मेरे अकाउंटेंट ने कहा सर अगले 3 सालों में इस गाड़ी से जो हमें कैश मिलेगा वो मिलेगा 200, 180 और 170। मैंने कहा ये अगले सालों में कैश कम क्यों हो गया? सर गाड़ी पुरानी हो जाएगी,
लोग बैठना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है जी, आपको अपना फेयर कम करना पड़ेगा, तो जाके लोग बैठेंगे। ये 3 अमाउंट्स निकलेंगे, इन तीनों को ऐड कर दूं और ये कहूं कि वैल्यू न्यूज है? नहीं सर, गलत बात हो जाएगी। क्यों सर? ये तो गलत बात हो जाएगी। ये कब मिलेंगे ये पैसे? 1 साल बाद। ये कब मिलेंगे और ये कब मिलेंगे? तो सर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो पैसा मिलेगा उसकी वो वैल्यू थोड़ी होगी जो आज है, ऐसा। अब मैं जाता हूं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, मैं उसको कहता हूं बताओ पाकिस्तान में ओवर द पीरियड क्या लगता है अगले 3 सालों में इन्फ्लेशन का क्या रेट रहेगा? किसका रेट? उसने कहा यार इन्फ्लेशन का रेट लगभग होगा कोई 10%। कितना होगा? इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास जो कैश फ्लो नजर आ रहे हैं तीनों, इनकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ये जो 170 रुपए नजर आ रहा है ना, ये आज की टर्म्स में बहुत छोटी अमाउंट होगी। यानी अगर इसकी वैल्यू आज निकालना चाहो तो बहुत छोटी अमाउंट होगी। मिसाल देता हूं सर, एक चीज 170 रुपए की आज मिल रही है, 3 साल बाद नहीं मिलेगी। सर अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना आती है, बचपन में ये तो सीखा है ना क्यूटी में, इस 200 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1, ये 180 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 2, और 170 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 3। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? 182। इसका मतलब समझते हो 182 का मतलब क्या है? 182 का मतलब ये 182 रुपए आज ऐसे ही है जैसे 1 साल बाद 200 रुपए। एक चीज जो 182 की आज आ रही है, 1 साल बाद कितने की आएगी? 200 रुपए की आएगी। तो इसका मतलब है 200 रुपए 1 साल बाद मिले। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आज आपको कितने मिल जाए? 1। सर मुझे बताए 180 रुपए 2 साल बाद मिले, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है? 148। इसका मतलब है सर और बुरा हाल, 180 2 साल बाद रिसीव हो, दिस इज एज गुड एज रिसीविंग 148 नाउ, ऐसा। सर 170 टू बी रिसीव्ड इन 3 years टाइम इज इक्वल टू 120। अब बताएं सर 50 रुपए का फर्क आ गया। 127 अच्छा, ये राउंडिंग ऑफ वाले चक्कर घर पे करेंगे, ठीक है। 128 करेंगे, सही है। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास टोटल जो पैसा मिल रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, आज की टर्म्स में, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हटा के, तो कितना बन रहा है सर? देखिए 458। अच्छा अगर इसको ग्रॉस में एडअप करो तो कितना बनता है ग्रॉस? तोड़ दो कैलकुलेटर जैसे तुम्हें साफ कर रहे हैं। कितना? ये नहीं सर 550 3 सालों में थोड़े थोड़े करके मिलना इज एज गुड एज रिसीविंग 458 नाउ। अब बताएं जी वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट इन फ्यूचर। एसेट से जो कैश फ्लो फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? वैल्यू न्यूज। फेयर वैल्यू कब की है? आज की है। तो वैल्यू न्यूज भी कब की होनी चाहिए? आज की होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है? वैल्यू न्यूज के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, ऐसा। यानी मैं कह रहा हूं सर फ्यूचर में 550 3 सालों में मिलना ऐसे ही है जैसे आज 400। तो अब बताएं सर आइंदा के बाद एग्जाम में जब वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन आएगी तो गिवन कैश फ्लोज को मैं सिंपली एडअप नहीं करूंगा बल्कि प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, ऐसा है सर। इसको कॉपी करें, ये हमने अभी शुरू किया है, इसके 10-11 प्रिंसिपल हैं। हमने बिल्कुल पहला प्रिंसिपल पढ़ा है कि वैल्यू न्यूज है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू न्यूज है जो एसेट से जनरेट होंगे, ठीक है। तो एक बीवी होती है बेटा आपसे लड़ती है, 2 होती है आपके लिए लड़ती है, ठीक है जी। ये हमारे एक दोस्त है, वो टैक्स कमिश्नर थे, तारिक तुनियो नहीं है वो, ठीक है जी। उनका इंतकाल हो गया अब तो। उनकी 4 बेगमात थी और चारों को ऐसे बिल्डिंग में रखा हुआ था, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उस बंदी की। हाँ जी, बोर्ड पे देखो मनुष्यों। छोड़ दो तीनों को, चारों को प्लस करके एक 60 डिस्काउंट कर दिया।
हाँ हाँ बिल्कुल सही किया, अलग अलग करना है ना सर। अब मुझे बताएं सर 50,000, 60,000 और 80,000। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू छोड़ दो बेटा, अब इस बात को है, अगर मारा मारी पे आ गया तो एक्सेप्टेबल नहीं हो तो फिर अब करके आ जाए खत्म। यहाँ देख लो, एक्सपीरियंस नहीं मनुष्य, यहाँ देख सर 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसा कितना आ रही है ये 57,851, ये 45,079, ये अच्छा मेरे बच्चों, अगर मैं इन सबको ऐड अप करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वैल्यू इन यूज कितना 203026, ठीक है ऐसा ही है। तो वैल्यू इन यूज क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट, ऐसा जो फ्यूचर में आपको मिलेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसने ये ना किया हो, ना समझ आया हो तो मुझे बता दें, बड़ा बेसिक सा स्टेप था ये, ठीक है जी। पक्का हम आगे बढ़े। अच्छा जी, अब सुनो, सुनो मेरे बच्चों, अब हमने सिर्फ सवाल पे सवाल करने, ठीक है। सर बोर्ड में देखिएगा इस सवाल को, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, इसमें आप जितनी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सिनेरियोज देखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। ताकि एक सिंपल सा रूल है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, लेकिन अब इस तरह के कैश फ्लोज देखिए। ये कह रहे जी ANI लिमिटेड ओन्स अ प्लांट with a carrying amount of 250,000 at 1st January 2016। 2016 की पहली डेट, 2016 का पहला दिन हमारे पास एक प्लांट है 2.5 लाख रुपए का, इसकी कैरिंग अमाउंट 2.5 लाख रुपए। प्लांट्स रिमेनिंग लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 years। सर 4 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है। 4 साल में इस प्लांट से हम करेंगे क्या, सुन लो पहले। सर इस प्लांट से हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। मिसाल के तौर पर सर ये प्लांट जो है ना, ये पेन बनाने के काम आता है। तो पेन बनाने पे क्या क्या खर्चा आता है सर, मटेरियल लगेगा। मटेरियल लगेगा मतलब ये पेन बनाओगे तो प्लास्टिक खरीदोगे, इसके अंदर सर जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं वो खरीदोगे, तो मटेरियल का खर्चा आएगा। फिर लेबर का भी खर्चा आएगा। लेबर कौन होता है सर, जो बना रहा होता है सर, इसको भी लगाना पड़ेगा। ओवरहेड्स सर, बाकी की चीजें सर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें भी खर्च होंगी। तो इसका मतलब इतने सारे खर्चे करने के बाद हमें क्या मिलेगी, सेल्स मिलेगी। अब आपको 4 साल का डाटा सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, आपको यह बताया गया है कि जी 2016 में कंपनी विल बी एबल टू सेल 40,000 यूनिट्स। 40,000 यूनिट कंपनी बेच पाएगी, किसके, अज्यूम करो इस पेन के यूनिट बेच पाएगी। एक पेन कितने का बिकेगा, एक पेन पे मटेरियल कितने का लगेगा 1.25, एक पेन पे लेबर कितने का लगेगा 1.5, एक पेन पे ओवरहेड्स कितने के लगेंगे। तो इसका मतलब है आप एक पेन से नेट कितने पैसे कमा पाओगे, नेट कितने पैसे कमा पाओगे, 5 माइनस 1.25 माइनस 1.5 माइनस 0.5। बताओ एक पेन से हम कितने पैसे कमा पाएंगे, 1.75। पूरे 5 रुपए घर नहीं लेके जाएंगे, हमें खर्चा भी करना है। खर्चा क्या करना है हमने सर, मटेरियल खरीदना है, लेबर खरीदना है, ओवरहेड खरीदना है, उसके बाद जाके आपको 5 रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब है सर हमें एक पेन से 1.75 रुपीज मिलेंगे। हमने बेचने कितने पेन है, इसका मतलब है सर मुझे पहले साल कितना कैश फ्लो मिलेगा 70,000। तो मैं सर कैश फ्लोज अब ऐसे ले रहा हूँ 70,000 ऐसा। अब मुझे ऐसे आगे के 4 साल के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करके दो और मुझे वैल्यू न्यूज निकाल दो, शाबाश।
जी 1928। अच्छा जरा मुझे यहाँ बताएं सर, एक यूनिट से आपको क्या मिल रहा है? 1.575 मल्टीप्लाई बाय 50,000 यूनिट्स, कितने? 78,750। सर थर्ड ईयर में दिस माइनस दिस ना, ये है क्या 1.47 इंटू 35,000। चौथा सर और कम हो गया सर, ये कितना? 37,240। अब बताएं सर, अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं किस रेट से? कितना? 63। ठीक है, ये 59। कितना ये? 65। ये 38655। और ये है सर 25435। सर फिर इन दोनों को, चारों को एडअप कर दूं तो क्या आ जाएगा सर? 8010। माफ कर दिया, 8010 है। चले जी, आसान है अभी तक, अभी आगे बढ़ाते हैं सर चीजों को। नहीं नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमें फेयर वैल्यू चाहिए ना, वो है नहीं हमारे पास, तो सिर्फ वैल्यू न्यूज निकालनी है। इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। बड़े मांगे, चलो मेरे बच्चों, सर सुनिएगा दोस्त, सुनना प्यारे बच्चों, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। सर आपने एसेट से रिलेटेड जितने कैश फ्लोज हैं, बिल्कुल मैसेज शो हो रहे हैं बेटा, जितने कैश फ्लोज है सब आपने वैल्यू न्यूज में लेने। एसेट को इस्तेमाल करके सेल्स आती है, उस पर खर्चे होते हैं, सब लेने। कुछ कैश फ्लोज आपने नहीं लेने। 7 चीजें जो आपने इग्नोर करनी है जब आप वैल्यू न्यूज निकाल रहे हो। क्या करना है आपने? 7 चीजों को इग्नोर करना है जब आप वैल्यू न्यूज निकालेंगे, आपने उनको नहीं लेना। सर सबसे पहली चीज, अब बेटा थोड़ा दिमाग हाजिर रखना, थोड़ा सा जो है वो अब एवरेज बच्चे के ऊपर वाली चीजें आ रही है सर। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे होता है? और नाम ही मनुष्यों इसका इनकम टैक्स है, तो इनकम पे होता होगा ना। ऐसा आपने ऊपर इनकम कमाई, ये इनकम है ना, ये इनकम है 70,000 रुपए, आपने इस पर टैक्स लगाया? नहीं, होता भी तो मैं नहीं लगाता, गिवन भी होता क्वेश्चन में तो मैं नहीं लगाता। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों टैक्स क्यों नहीं ले रहे? इसका एक कॉम्प्लेक्स रीजन है और एक इसका आसान रीजन है। 2 रीजन है। आसान रीजन तो मैं समझा देता हूं, कॉम्प्लेक्स रीजन जब तुम FAR 2 में डेफर्ड टैक्स का चैप्टर पढ़ लोगे ना, इनकम टैक्सेस का, तो समझ आएगा। आसान चीज अभी आपको बता देता हूं सर। देखिए सर, मेरी एक फैक्ट्री है कराची में, ठीक है जी, और मेरी एक फैक्ट्री है पेशावर में, ठीक है जी। दोनों के लिए मैं एक एक मशीन खरीदता हूं, एक जैसी मशीन है दोनों, आइडेंटिकल मशीन। दोनों मशीन क्या है? आइडेंटिकल। दोनों की लाइफ आइडेंटिकल, दोनों का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल, दोनों की कॉस्ट आइडेंटिकल, दोनों से यूनिट्स जो प्रोड्यूस होते हैं एक जैसे, दोनों की सेल्स एक जैसी, सब चीजें दोनों की एक जैसी। सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसकी वैल्यू न्यूज निकालूंगा, कराची में 30% का टैक्स रेट है,
गवर्नमेंट कह रही है पेशावर में आओ तो सही, बस आ जाओ तुम, ठीक है जी, टैक्स वैक्स कोई नहीं है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, लॉजिकली स्पीकिंग, अगर मैं दोनों के कैश फ्लोज निकालूं तो किस एसेट से मुझे ज्यादा कैश मिलेगा? पेशावर वाले में। क्यों? टैक्स नहीं है। और कराची वाले में टैक्स की वजह से कम कैश फ्लो मिलेंगे। इसमें एसेट का कमाल है, पेशावर वाले एसेट का कमाल है कि उससे ज्यादा कैश जनरेट हो रहा है। पेशावर की जूरिस्डिक्शनल रेगुलेशंस का जो है वो कमाल है। जूरिस्डिक्शन क्या होती है? इलाके को कहते हैं, ठीक है जी। उस इलाके की रेगुलेशंस और कानून का कमाल है या एसेट का कमाल है? कानून का कमाल है ना। फिर एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर तो उसको इग्नोर करें ना सर। हम कह रहे हैं भाई एक एसेट, दोनों एसेट एक ही जैसे, एक जैसा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ एक जैसा है, सेल्स प्राइस एक जैसी, कॉस्ट स्ट्रक्चर एक जैसे, लेकिन एक की वैल्यू न्यूज कम आ रही है क्योंकि वहां टैक्स है, दूसरे की वैल्यू न्यूज ज्यादा आ रही है क्योंकि वहां टैक्स नहीं है। ये मैंने आपको जो रीजन दिया ना, ये रीजन जब फाइनल में जाओगे और FAR 2 में जाओगे तो डेफर्ड टैक्स पढ़ोगे तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया। नहीं, ओवरहेड्स तो देखो सारे खर्चे मटेरियल लेबर के अलावा ओवरहेड्स है, ठीक है जी, सारे खर्चे ओवरहेड हैं। लेकिन हम इस वक्त क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। हम कह रहे हैं सारे ओवरहेड्स आपने लेने, क्या नहीं लेना आप, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लेना, ठीक है जी। क्योंकि इनकम टैक्स हर इलाके, हर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से डिटरमिन होता है। आप उसको एसेट की परफॉर्मेंस से रिलेट ना करें। इंपेयरमेंट एसेट की है, यस सर एसेट की है, तो अगर एसेट आइडेंटिकल है तो उसूलन इनमें इंपेयरमेंट भी मतलब आइडेंटिकल आनी चाहिए। क्योंकि अगर आइडेंटिकल एसेट है, सेल्स एक जैसी है, कॉस्ट एक जैसी है, कस्टमर एक जैसे हैं, तो सर फिर इन दोनों के अंदर ये फैक्टर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अब बताएं सर, अगर एग्जाम में इनकम टैक्स की अमाउंट नजर आ गई तो मैं क्या करूंगा? इग्नोर कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? इग्नोर कर दूंगा। ऐसा तो पहली चीज आपने अपने पास नोट करनी है, हम कैश फ्लोज के अंदर इनकम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है जी। कराची का कैश फ्लो ड्राफ्ट करोगे तो उसमें इनकम टैक्स नहीं आएगा। पेशावर में आएगा? पेशावर में तो है ही नहीं, ठीक है जी। ठीक है, कितनी दफा FAR 1 पड़ेगा तुम है क्या जी? ओवरहेड के नहीं है प्यारे भाई, कैश फ्लोज के हैं। आपने सारे कैश फ्लोज लेने हैं सिवाय इनके जिनकी मैं लिस्ट बनवा रहा हूं। ये कैश फ्लो आपको नहीं लेने, ठीक है जी। आपको मैं इतना बता देता हूं कि एक सवाल आएगा इंपेयरमेंट का, उसके अंदर 10 कैश फ्लोज दिए हुए होंगे, 3 काम के होंगे, 7 खराब, 7 बेकार होंगे, इग्नोर करने होंगे। तो नंबर किसके होंगे? इग्नोर करने का नंबर होगा। आपने वहां इंक्लूड कर दिया ना, आपने सोचा वो एग्जामिनर ने तो जितने इंक्लूड करने उसी के नंबर देने ना, तो वो 3 तो मैंने कर दिए, 2-3 ऊपर से कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये आपको पता होना चाहिए इसको एक्सक्लूड करने के नंबर है, ठीक है जी। बड़े माँ के दोस्त, इनकम टैक्स क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि सर इनकम टैक्स एसेट से रिलेटेड नहीं है, उस इलाके की रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है जी, एसेट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन आप इंशाल्लाह ताला फाइनल में जाके पढ़ोगे, FAR 2 में सीखोगे, समझोगे, फाइनल में जाके उसको तरीके से देखोगे। तो सर वो फाइनल वाली चीज अभी इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि ना आपने इनकम टैक्स पढ़ा, ना इनकम टैक्स की अकाउंटिंग आपको आती है, ठीक है जी। तो बस इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि इनकम टैक्स है और उसका एक बेसिक रीजन ही है। सर बट वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द मशीन इन कराची, सो विल कंपेयर इट विद पेशावर। ना 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 ना, देखो सुनो, हम ये कहते हैं कि जनाब जब आप किसी एसेट की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं ना, तो उस पर जो रेगुलेटरी इम्पोजिशन होती हैं, ज्यादा टेक्निकल बात, उसको जो कानूनी खर्चे होते हैं ना, जो टैक्स वैक्स लग रहा है वो ना देखें आप, ठीक है जी, इनकम टैक्स ना देखें, ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी चीज सुनो, एक बात बताओ, लड़के तुम्हारा नाम क्या? हशाम। हशाम, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर तो ले सकता हूँ ना। चलो जी, हशाम, हशाम भाई जो है वो, श्याम भाई की दूसरी टांग की अगर किसी को फिक्र है तो मैं बता देता हूँ, श्याम भाई की दूसरी टांग उसके घर में है, ठीक है। अच्छा जी चलो, तो हशाम भाई जो है वो एक बैंक जाते हैं और बैंक वाले को कहते हैं कि जी मैं 100 रुपये आपके पास रखवा रहा हूँ, ठीक है जी, आप इससे मुझे क्या इंटरेस्ट पे करोगे? तो बैंक वाले ने कहा हम आपको 5% का सूद देंगे, ठीक है जी। हशाम ने कहा यार देखिए सूद एक लानत है, सूद एक लानत है, तो अगर मैंने
खाने का इरादा ही कर लिया तो फिर थोड़ा लानत को बड़ा करें, ठीक है जी, थोड़ा सा इसको जो है वो बढ़ाएं। अच्छा एक चीज याद रखो, ये पहली दफा हम सूद को डिस्कस कर रहे हैं, तो सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद का हिसाब रखने वाला, सूद का हिसाब रखवाने वाला, सूद पे गवाही देने वाला, ठीक है जी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सीधे सीधे दोज़खी हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात भी उनकी अपनी तरफ से नहीं होती थी, वो अल्लाह की तरफ से होती थी, ठीक है जी। तो सीधा सीधा इंसान दोज़खी है जो सूद का काम करता है या सूद पे गवाही देता है, यानी ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है, ठीक है जी। तो ये सारे लोग जो है वो दोज़खी हैं। और सूद, शायद शराब पीना और पता नहीं बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, उसके बारे में ऐसी बात नहीं मिलती। सूद के बारे में कहा जाता है कि सीधा सीधा अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ तलवार उठाना। ठीक से में दे दिए, या अल्लाह मेरे सवाब का आधा हिस्सा इसको दे दे। ऐसे तुम लोग की शक्लें लग नहीं रही हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है जी। अच्छा जी सर, तो ये हशाम साहब बैंक गए, बैंक को उन्होंने कहा जी मुझे सूद चाहिए, बैंक ने कहा जी 5% सूद है, ठीक है जी, 5% इंटरेस्ट रेट है। इसने कहा नहीं नहीं यार, मुल्क में तो इन्फ्लेशन का रेट 10% चल रहा है। क्या चल रहा है? तो तुम मुझे 5% का कैसे इंटरेस्ट दे सकते हो? अगर तुम मुझे 5% का इंटरेस्ट दोगे तो आगे आने वाले सालों में मेरे पैसे की तो वैल्यू गिर जाएगी। नजर तो आ रहा होगा मैं 5% कमा रहा हूं, लेकिन असल में पैसे की वैल्यू गिर जाने की वजह से मैं कमा नहीं रहूंगा बल्कि लॉस कर रहा हूँ। तो बैंक ने कहा ठीक है आप 10% ले लो। हमने कहा वेरी गुड। 10% क्यों भाई? 10% तो इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन बीट कर दूं तो क्या फायदा? तो बैंक ने कहा तू चाह क्या रहा है? हमने कहा यार कोई 12% वाला मामला करो। क्या करो? 12% वाला मामला करो। बैंक ने कहा ये 2% एक्स्ट्रा क्यों दूं तुम्हें? मैंने कहा बैंक देखो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं ना 100 रुपए, मैं ये 100 रुपए का गोल्ड भी खरीद सकता था, वो गोल्ड मेरे पास पड़ा होता, जब दिल करता बेच देता, ठीक है जी। मैं टेक्निकली 100 रुपए आपको दे रहा हूं और 1 साल तक मैं बैंक नहीं आऊंगा इसको लेने के लिए। ये मेरे 100 रुपए फंस गए, फिक्स डिपॉजिट में गए, ये मैं नहीं निकालूंगा। ये 100 रुपए आप अपने पास यूज करोगे तो मेरे से जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो मुझे पैसे से डिप्राइव किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि अगर मैं गोल्ड ले लेता तो 10% से तो वो भी बढ़ जाता? तो देखिए मैं तो, और गोल्ड मेरे पास ही पड़ा होता, जब दिल करता बेच देता। तो सर मैं तो पैसे आपको दे रहा हूं ना, तो एक डिप्राइवल आ रहा है सर मेरा पैसों से, तो 2% मुझे एक्स्ट्रा तो दें। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको जो 2% दे रहे हैं ना, ये कहलाता है प्रीमियम। क्या कहलाता है? प्रीमियम। टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर लूं, प्रीमियम फॉर लिक्विडिटी रिस्क। क्या चीज? लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को आप बेच सको। आसान सीधी सी बात है, मैं बेच कैसे सकूंगा? पैसा ही नहीं है मेरे पास। पैसा किसके पास पड़ा हुआ है? तो इसका मतलब है पैसा मुझसे ले लिया गया है, पैसा फंस गया है, पैसा लिक्विड नहीं है, ऐसा। तो मैंने कहा मुझे आप 2% एक्स्ट्रा दे। अब बताएं सर, इंटरेस्ट रेट दो चीजों को ऐड करके बनता है, क्या? इन्फ्लेशन और रिस्क प्रीमियम। क्या चीज? इन्फ्लेशन और, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं, इन्फ्लेशन और रिस्क प्रीमियम। अब मुझे एक बात बताओ सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्काउंटिंग की थी, ये इन्फ्लेशन का रेट है या इंटरेस्ट का रेट है? नहीं सर, ये इंटरेस्ट रेट है। क्या है? आसानी के लिए हम कहते हैं इन्फ्लेशन कहां से ढूंढेंगे हम? क्या ले लेते हैं? इंटरेस्ट रेट ही ले लेते हैं, ठीक है जी। इन्फ्लेशन कहां ढूंढते फिरेंगे हम? इन्फ्लेशन रेट निकालना अजाब है, तो हम एक काम करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। तो आइंदा के बाद जब डिस्काउंटिंग करोगे तो किससे करोगे? इंटरेस्ट रेट से करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट करने से अमाउंट बढ़ जाती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप जब कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग कर रहे हो, उनको ऑलरेडी छोटा कर रहे हो, किसके लिए? इन्फ्लेशन के लिए, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां लिखा होता कि कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती है, तो मैं उसको लेस करता? नहीं। क्यों? हम कहते हैं जी ऑलरेडी डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट का या इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ जाए, तो मैं वापस से इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस नहीं करूंगा। तो बताओ सर, अगर मुझे कैश फ्लोज में इंटरेस्ट की अमाउंट दी होगी तो मैं उसको क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा। क्यों? मैं कहूंगा भाई मैं ऑलरेडी चीज कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहा हूं। कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग इफेक्टिवली नेमुल बदल है किस चीज का? देखो डिस्काउंट रेट है ही इंटरेस्ट रेट। हमने जो डिस्काउंट रेट रखा है ना, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन रेट। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन, अच्छा मुझे बताओ इन्फ्लेशन ढूंढना मुश्किल क्यों है? नहीं, देखो इन्फ्लेशन को मेजर करने के तरीके अलग अलग है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हारे लिए, तुमने इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा भी हो।
एक चीज होती है सीपीआई। सीपीआई समझते हो है क्या ये? वेरी गुड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया आपको। मनुष्यों, ये तो नाम बता दिया तुमने, ये है क्या जी? वेरी गुड, इन्फ्लेशन रेट है। सुनो ना सुनो, एक घर में 25 हाउस होल्ड आइटम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। गोश्त, दालें, सब्जियां, टमाटर, प्याज, घी, तेल, चीनी, पत्ती, ये 25 आइटम इस्तेमाल होते हैं। एक बास्केट हम बनाते हैं, उसमें वो 25 आइटम्स डाल देते हैं एक महीने का। एक 5 लोगों के घर में जितना खर्चा होता है ना, वो बास्केट बना देते हैं। वो बास्केट बनती है 15,000 की। कितने की? मिसाल के तौर पर 15,000 की। अब इस बास्केट की कीमत को ओवर द पीरियड हम मॉनिटर करना शुरू कर देते कि बास्केट कितनी महंगी हुई। पता चला जी बास्केट थोड़े से टाइम में हो गई 16,500 रुपए की। इसका मतलब है हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट कितना जी? 10%। यानी हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है जो आम कंज्यूमर चीजें खरीदता है ना, उससे हम असेस करते हैं कि जी हमारा प्राइस इंडेक्स यानी हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो इन्फ्लेशन मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये 5 अफराद के घर के अंदर जो महीने का राशन आता है, वो चेक कर लें कि वो कितना महंगा होता जा रहा है। ऐसा तो वो राशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिफाइन कर देती है कि भाई ये इतने किलो, ये इतने किलो, ये इतने किलो, ये इतने किलो, ओवर द पीरियड उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये एक तरीका है क्या मालूम करने का? इन्फ्लेशन मालूम करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये, मिसाल के तौर पर गंदुम से आटा बनाना। गंदुम से आटा बनता है, एक बेसिक नेसेसिटी है, सब खाते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में सब खाते हैं, ऐसे ही है। गंदुम से आटा खाते हो ना भाई, रोटी खाते हो ना। इसका मतलब है सर, अब दूसरा तरीका ये कि जो गंदुम से आटा बनाने वाला बंदा है, प्रोड्यूसर है, आप ये चेक कर लो कि उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, उसकी, इसको हम कहते हैं पीपीआई। ठीक है जी, ये क्या है जी? प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। यानी आप ये चेक करो कि उसकी प्रोडक्शन कितनी महंगी होती जा रही है। ये भी एक तरीका क्या मालूम करने का, लेकिन ये सिर्फ एक कमोडिटी की प्राइस मालूम से इन्फ्लेशन निकालने का तरीका। ज्यादा बेहतर क्या है? सीपीआई ले लें, इसमें 25 आइटम्स मौजूद हैं, तो इन्फ्लेशन निकालने के तरीके कई सारे हैं। तो इससे बेहतर क्या है यार, आप क्या कर लो, प्रैक्टिकली इंपेयरमेंट मालूम करने के लिए आप इन्फ्लेशन मालूम करने जाओगे तो 1000 जगह से आप जलील होगे। एक आपको कहेगा इन्फ्लेशन 16% है, दूसरा कहेगा नहीं 12% है, तीसरा कहेगा नहीं 13% है। सबसे आसान तरीका ये, एक बैंक कॉल करो, उसको कहो कि जी आज मुल्क में एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, वो आपको बता देगा। ये इन्फ्लेशन का बेहतरीन नेमुल बदल है। ठीक है जी, ये मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए चीजें बता रहा हूं कि वो एमसीक्यूज में चीजें पूछता है। ठीक है जी, कि डिस्काउंट के लिए इन्फ्लेशन रेट यूज होता है या इंटरेस्ट रेट यूज होता है। तो पूरा टाइम क्लास में टीचर इन्फ्लेशन कर रहा होता है, और असल में डिस्काउंटिंग होती है किससे? इंटरेस्ट रेट से। तो इंटरेस्ट रेट के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शामिल है। ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे जी, मेरे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर एक चीज है वो ओवर द पीरियड सस्ती होती जा रही है, उसके अच्छे ऑल्टरनेटिव्स आ गए, उसका इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में जा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताना, सर डिस्काउंटिंग किससे करोगे? इंटरेस्ट रेट से। डिस्काउंटिंग करने से कैश फ्लोस क्या हो जाएंगे? तो फिर डिस्काउंट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करना, ये गलत बात हो जाएगी। एक ही कैश फ्लो से इंटरेस्ट 2 दफा माइनस करने की जरूरत, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने की जगह हम क्या किया करेंगे? डिस्काउंटिंग कर दिया करेंगे। अब बताओ सर, टैक्स क्यों माइनस नहीं करना? सर क्योंकि एक तो हमें स्टैंडर्ड ने कहा कि माइनस नहीं करना, और दूसरा ये कि मैं एसेट की परफॉर्मेंस को किसी रेगुलेटरी टैक्स की वजह से अफेक्ट नहीं करना चाह रहा। इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं करना? सर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना कैश फ्लोस की, अगर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो फिर हमें इंटरेस्ट माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है, ये नोट कर लो सर, शाबाश। अब बताएं सर, हमने कितने पॉइंट्स देख लिए जो हमने इंक्लूड नहीं करने कैश फ्लोज में? 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, टैक्स नहीं लेना और इंटरेस्ट नहीं लेना। अब बच्चों ने कहा ये तो इग्नोर ही करना है ना, तो काम आसान है, लेना होता तो मुश्किल होता। एग्जामिनर ने सवाल कहा कि सवाल ऐसा दिया कि अकाउंटेंट ने ये इम्पैक्ट ले लिए, अब इसको क्या करो? रिवर्स करो, हटाओ। सब मुझे कॉले कर रहे हैं, ये तो आपने कहा था इग्नोर करना, ये तो माइनस करा रहा है। तो मैंने कहा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो उसको क्या करेगा? हटाएगा। आपने क्या करना है, इन 2 चीजों को कैश फ्लोज में नहीं लेना। अगर एग्जामिनर गलती से ले चुका है तो उसको क्या करना है? फिर आपने एडजस्ट करना है। अभी हमें सवालात करने हैं इसको। डन। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है? सेल्स लेना है, सेल्स लेना है कैश फ्लो में, हाँ। मटीरियल लेना है, हाँ। लेबर लेना है, हाँ। ओवर्स लेने, हाँ। टैक्स लेना है, नहीं। इंटरेस्ट लेना है, नहीं। ठीक है जी,